अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। मेज़बान अब्दुल गफ्फार। जनाब, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट जिसका पहला रोज़ आज बारिश की नज़र हो गया। टॉस भी नहीं हो सका और हमने देखा कि अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, चूँकि पाकिस्तान इस सीरीज़ में 1-0 के खसारे में है और पाकिस्तान को ये टेस्ट ना सिर्फ जीत कर ICC टेस्ट चैम्पियनशिप में बहुत कीमती पॉइंट भी हासिल करने हैं, बल्कि साथ साथ सीरीज़ भी बचानी या बराबर करनी है। लेकिन आज की बारिश के बाद यकीन तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं और अब पहले मैच की जो शिकस्त है वो ज़्यादा शिद्दत से महसूस हो रही होगी। पुराने इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने बड़ा डिसीजन लिया। जैसन गिलिस्पी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि शाहीन शाह अफरीदी को दूसरे क्रिकेट टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। उन्होंने वर्ड तो यूज़ नहीं किया ड्रॉप करने का, लेकिन जो उन्होंने इन इफेक्टिवनेस की बात की कि अज़हर महमूद उनके साथ कोचिंग के हवाले से काम करेंगे, उसका सीधा मतलब ये है कि टीम मैनेजमेंट उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं है। क्या ये जो सब हुआ है ये शाहीन के ख़िलाफ़ ही कोई एक कार्रवाई है या उनके डिसिप्लिन या परफॉर्मेंस या सब कुछ मिलाकर, या ये सब के लिए इशारा है कि अगर आप कोई परफॉर्मेंस नहीं करेगा, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो या कोई जूनियर खिलाड़ी, तो फिर वो टीम से ड्रॉप किया जा सकता है। इसके साथ साथ चैंपियंस कप पे जरा बात करेंगे। कल शुएब मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज मिसबाउल हक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आने वाले दिनों में पाँचवीं जो पाँच की पाँच टीमें हैं उनके भी जो मेंटोर्स हैं वो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शायद दिखाई देंगे। इस हवाले से हम तफसीली आपसे बात करेंगे और साथ साथ प्रोग्राम में पहले दो पार्ट में हमें ज्वाइन करेंगे अब्दुल रऊफ जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं। उनसे हम शाहीन शाह अफरीदी और पाकिस्तान की टेस्ट टीम के हवाले से बात करेंगे और उसके साथ साथ आखिरी दो पार्ट में हमें एक इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लेवल 4 के एक्सपर्ट को ज्वाइन करेंगे और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हमारे टॉप क्वालिटी क्रिकेटर्स भी हैं वो कुछ अरसे के बाद बजाय इसके कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, वो परफॉर्मेंस नीचे आना शुरू हो जाती है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है और अब तो पाकिस्तान छोटी टीमों से ही मुसलसल हार रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं, इस हवाले से तफसीली बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले देखिए रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब, चूंकि आज का खेल जो मुमकिन नहीं हो सका तो बहुत ज़्यादा आज के खेल पे बात करने के लिए तो हमारे पास मवाद मौजूद नहीं, लेकिन जो कल सब कुछ हुआ उसके हवाले से ज़रूर तफसीली बात करेंगे, यानी कि पाकिस्तान टीम की जो अनाउंसमेंट हुई। लेकिन जनाब, पहले आपको मिसबाउल हक की जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्सा दिखाते हैं। पाकिस्तान के जो 5 चैंपियंस कप की टीम है उनमें से एक वुल्व्स की टीम, आपको याद होगा फैसलाबाद वुल्व्स जो कि मिसबाउल हक उससे खेला करते थे और सियालकोट स्टालिन जिससे शुएब मलिक खेला करते थे, वही टीमें इन लोगों को मिली हैं। लेकिन मिसबाउल हक का चैंपियंस कप के हवाले से क्या कहना है, आइए पहले आपको दिखाते हैं। बीइंग प्रोफेशनल कोशिश करेंगे कि जो भी प्लेयर पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट पे खेल रहे हैं कैसे उस गैप को हमने कम करना है। जो नॉर्मली हम देखते हैं कि दुनिया की टीमों के जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स जब आते हैं तो वो बड़ी जल्दी इंटरनेशनल क्रिकेट में आके अपना नाम भी बनाते हैं और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस करते हैं और वो ऑलरेडी उस स्टैंडर्ड पे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो गैप हमें नज़र आता है। तो हमारे आने का या मेरे आने का मकसद यही है कि हम उस गैप को कैसे कम कर सकते हैं, उन प्लेयर्स को किस तरीके से उन स्टैंडर्ड्स पे पहले ही लेके आ सकते हैं ताकि वो जब उस लेवल पे आएँ तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। चैंपियंस कप के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले जनाब पिंडी टेस्ट और फिर पाकिस्तान की जो 12 रुकनी टीम अनाउंस हुई उसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और वेरी क्वालिफाइड, क्योंकि पढ़ा हुआ है स्पोर्ट्स साइंस को, स्पोर्ट मेडिसिन को, सब चीज़ों को पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं और ख़ुद भी पाकिस्तान की जानिब से तवील से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। अब तो रऊफ हमें ज्वाइन करें। तो रऊफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैनेजमेंट के हवाले से आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, इसके ऊपर मैं ज़रूर चैंपियंस कप के हवाले से बात करूँगा। लेकिन सर, आपने बिल्कुल ठीक बातें की थी। हम तो ये समझ रहे थे कि जैसे शाहीन शाह अफरीदी आज से 1-2 साल पहले मैं लग रहा था कि हमारे ऑफ द टॉप बॉलर होंगे, किसी ने सोचा नहीं था ऐसा वक्त भी आएगा कि वो टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिए जाएंगे। देखिए, बेसिकली वो काफी अरसे से मैं यही बातें कर रहा था कि जो आपके पास ये नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं है, आपके पास एक बहुत बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान में। और क्योंकि हर जगह पर आपके टेबल क्रिकेट होती है और हर जगह पे आपको नेचुरल टैलेंट मैसर आ जाता है और एक बॉलर्स की एक लंबी लाइन भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल जाती है। मगर वही बात है कि जब आप इलिटरेट कोचेस के हाथ इनको देंगे तो फिर आपका जो जितना भी टैलेंट आएगा वो सारे का सारा विद द पैसेज ऑफ द टाइम वो सारा जाया हो जाएगा। और यही शाहीन अफरीदी के केस में हुआ, यही मोहम्मद हसनैन के साथ हुआ, यही इसानुल्लाह के साथ हुआ, यही मूसा खान के साथ हुआ और जितने भी आपके बाकी बॉलर्स इन लोगों के हाथों में तबाह हुए वो सब इसी का शख्स था ना। और मैं काफी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वार्न कर रहा था कि आप ये जो जाहिल कोचेज हैं जो मैट्रिक फेल है इनसे जान छुड़ाएं ताकि आपका जो टैलेंट आपको बड़ी तादाद में मैसर आता है उसकी प्रॉपर देखभाल करके उसको बायोमैकेनिकली उसको ठीक करके पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल साबित किया जाए।
मगर अफसोस है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पे कोई कान नहीं धरे और अपना सारे के सारे ज़ाया कर दिया। अब लेटेस्ट एग्जांपल आपके सामने शाहीन अफरीदी के केस में आ रही है। तो बार-बार आपके प्रोग्राम में मैं ज़िक्र कर चुका था जी, जी। कि इनको प्रीमेच्योर वापस लाया गया था इंजरी के बाद और इनका लिगामेंट पूरी तरह सही नहीं हुआ था जब इनको वापस लाया गया। तो उसको सेव करने के लिए इन्होंने जो बाकी बॉडी के मसल्स थे उन पर इन्होंने अपना वज़न डालना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से ये हुआ कि इनका सारे का सारा जो बायोमैकेनिक था वो खराब हो गया और उसके बाद फिर पाकिस्तान को नुकसान हुआ कि एक तो वो उस स्पीड से बॉलिंग नहीं कर सके जो उनका खासा हुआ करती थी। नए बॉल के साथ ही पाकिस्तान को विकेट लेकर देते थे, मगर अब उनका वो उसमें भी यूजफुल नहीं रहे। जैसन गिलिस्पी ने कल जो कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं कुछ देर में कि उनका जो है इस हवाले से क्या कहना था। लेकिन जो मतलब रीज़न है ना वो ज़रूर हमने रोज़ से जानना है कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर हैं वो एकदम से जो है ना डिक्लाइन का शिकार होते हैं। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम तफसीली बात करते हैं रहू से और फिर जैसे गिलिस्पी की आपको बात भी सुनवाएंगे क्योंकि बड़ा ये कंसर्न है पाकिस्तान का एक ऐसा फास्ट बॉलर जिसने आज से कुछ अर्से पहले भारत की बैटिंग लाइन को तहस नहस किया। लग ये रहा था कि दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर में शुमार होंगे, लेकिन इस हद तक बात पहुंच गई कि उन्हें टीम से ड्रॉप करना पड़ा। इसके पीछे क्या अवामिल हैं, हम क्या सीखें इस मकसद से, और अगर अभी शहीन शाह अफरीदी ड्रॉप हुए हैं तो फिर नसीम शाह, मोहम्मद अली, मीर हमजा, इनसे हम क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। Obviously, Abra's in the 12, so we wanted to name 12 because obviously with the conditions, we haven't been able to really look at the surface much the last couple of days because of the weather. So we want to be as informed as we possibly can tomorrow morning to make the best decision we can in order to what we think is the best side to take 20 wickets. जैसन गिलिस्पी की आपने बात सुनी, टॉप पाकिस्तान के जो 12 हैं उन्होंने कल अनाउंस किए। रऊफ, मुझे ये ज़रूर आपसे पूछना है कि जब आप खेलते थे या बाकी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ये एक अलग दास्तान है कि बहुत सारे खिलाड़ियों जिनमें आप शामिल हैं, यासिर फाज शामिल हैं, इसी तरह नजफ शाह हैं, कबीर खान, बहुत सारे फास्ट बॉलर के साथ ज़्यादती हुई, आप लोगों को उतने मौके नहीं मिले। लेकिन सर आप लोगों ने बड़ी लंबी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, फिटनेस का ख्याल रखा, लगातार विकटें लेते रहे। मोहम्मद अब्बास भी अब उन्हीं लोगों में शामिल हैं। लेकिन रऊफ, ये शाहीन शाह अफरीदी की जो स्ट्रगल है टेस्ट क्रिकेट में या रिसेंटली जो वो मतलब ऑस्ट्रेलिया भी गए तो 41 का उनका एवरेज था, जबकि बाकी यंग फास्ट बॉलर उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। इसके पीछे टेक्निकल वजूहात क्या है? क्या उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत कम खेली है, एक ये वजह है, और दूसरा जो आपने फिटनेस की बात की? देखिए बेसिक जो चीज इसमें समझने वाली है कि उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत अच्छी खेली है। वो पेशावर से भी खेले और केआरएल से भी उन्होंने काफी क्रिकेट खेली है और ये वजह नहीं है कि इन्होंने जब बाकी बॉलर्स हैं उनसे बेहतर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। मगर प्रॉब्लम यहाँ पर आना शुरू हुआ जब 2022 में जब इनका लिगामेंट इंजरी हुई और इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया जो मैनेजमेंट थी और जो मेडिकल स्टाफ था और उसके बाद जो कोचिंग स्टाफ था वो उनको 6 महीने लेकर फिरता रहा और उनका सही ट्रीटमेंट नहीं करवाया। यही वजह कि जब आपके पास इलिटरेट लोग होंगे, एजुकेटेड लोग नहीं होंगे, तो फिर आपकी ये जो छोटी सी निगलिंग या छोटी सी इंजरी होती है वो खुदा ना खास्ता आपके कैरियर के लिए थ्रेटनिंग हो सकती है, जिस तरह एहसानुल्लाह, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी के केस में हुआ। तो जब उनको यहाँ से 2 महीने इनसे चेक नहीं हुआ कि उनको लिगामेंट किस स्टेज 1, 2, 3 कौन सी इंजरी है, फिर इनको हॉलैंड लेकर चले गए टीम के साथ, वहां पर शायद एक आध मैच खिलाया, फिर वहां से इनको दुबई लेकर चले गए और वहां पर ये डायग्नोज हुआ कि जो इनका लिगामेंट है उसमें टीआर आ चुका है और उसकी ये सर्जरी होगी और उसके बाद इनको इतना अरसा लगेगा रिकवरी में। अब उसके बाद एक और ब्लंडर से ब्लंडर क्या होता है कि जो आपके यंगस्टर्स होते हैं 21, 22, 23 साल के, उनको नहीं पता होता कि जो इंजरी है वो कितनी थ्रेटनिंग हो सकती है उनके कैरियर के लिए। जो आपका मेडिकल स्टाफ या अगर कोई पढ़ा लिखा कोचिंग स्टाफ है तो वो उनको ब्रीफ करता है कि भाई ये इंजरी अगर आप इसमें प्रॉपर रिकवर नहीं करेंगे, रिहेबिलिटेशन प्रॉपर आपको नहीं होगी, आप प्रीमेच्योर वापस आएंगे तो फिर आपका कैरियर थ्रेटनिंग पे चला जाएगा। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको ये भी डिलीवर करने में नाकाम रहा। फिर जब इनको इंजरी हुई 2022 के वर्ल्ड कप में इनको ऑस्ट्रेलिया में दोबारा वापस खिलाया गया और प्री मैच्योर इंजरी थी। अब हुआ क्या, जब लिगामेंट किसी भी फास्ट बॉलर का बेसिक जो होता है उसका, ये नी डोमिनेंट बॉलर थे और ये नी डोमिनेंट बॉलिंग ही इनकी बॉलिंग का खासा हुआ करता था। तो जब लिगामेंट इंजरी हुई तो इन्होंने अपना नी को बचाने के लिए जो उसका वेट था वो दूसरे जो बड़े इनके लिवर्स थे और मसल्स थे उन पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से इनकी पेस में डिक्लाइन आ गया। जब पेस में डिक्लाइन आया तो फिर उन्होंने इसको रिकवर करना शुरू किया, मगर क्योंकि एक्शन सारे का सारा रॉन्ग हो चुका था, इसीलिए आप कहते हैं कि जो फॉरेन जितनी भी टीम है, इंग्लैंड की टीम है, इंडिया में मिसाल है बुमराह की आपके सामने, उनको 3 फ्रैक्चर हुए बैक में, मगर उनकी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस मुकम्मल था। इस वजह से वो दोबारा उस पेस को गेन करने में कामयाब हुए। इंग्लैंड में जोफ्रा आर्चर को हुआ
उनको भी बड़ा शदीद स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ, मगर उनका जो कोचिंग स्टाफ या मेडिकल स्टाफ था वो हाईली कॉम्पिटेंट लोग थे, उन्होंने उसको प्रॉपर रिहेबिलिटेट कराया और पूरी पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। इनमें से पाकिस्तानी बॉलर जितने भी अनफिट हुए, किसी एक बंदे का भी जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस था वो कम्प्लीटली मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से नसीम शाह भी स्ट्रगल कर रहा है, वो भी पेस खो चुके हैं, शाहीन अफरीदी भी अपनी पेस खो चुके हैं। खुर्रम शहजाद के इंसिडेंट में भी यही हुआ, स्नैन के केस में भी यही हुआ और एहसानुल्लाह के केस में भी यही हुआ। तो ये आगे अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये चेयरमैन है, ये इसी तरह के फैसले लेते रहेंगे और इनकम्पिटेंट लोगों को ओब्लाइज करते रहेंगे और जो उनके दोस्त यार हैं उनको ही कोचिंग स्टाफ या आगे पीछे उनको ओब्लाइज करते रहेंगे, तो फिर उसका एंड रिजल्ट यही निकलेगा कि आप 150 का छोड़ के 250 का भी पोल बना लें। ये जो आप बड़े बड़े तनख्वाह पे रखे हुए हैं मंथली, जिनको 50-50 लाख मेंटोरिंग पे देंगे, ये 5 की जगह 10 भी कर रहे हैं, तो फिर आप भी आपका जो नेचुरल टैलेंट है वो ज़ाया होता रहेगा। अच्छा रऊफ, प्लीज़ बताइएगा, ये जो अभी इस मौके पर शाहीन शाह अफरीदी जब पाकिस्तान की टीम 1-0 डाउन है, इनको इस मौके पर ड्रॉप करना, एक तो मैं इस पर आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहूँगा, ये कैसा फैसला है? दूसरा, नसीम शाह के हवाले से आप क्या सोचते हैं? जो उनकी पहले टेस्ट में परफॉर्मेंस थी, सीरियसली लैक द रिदम, वो नसीम शाह जो बड़ा अच्छे रेगुलर स्पेल करता है, मुसलसल गेंद को बीट करता है, कुछ ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी। उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये दो जो आपको क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला ये कि ये शाहीन अफरीदी क्या सोच रहा होगा। देखें, शाहीन अफरीदी इस केस में अकेला नहीं, जैसे जो अंडर परफॉर्मेंस रहा उसकी वजह से उसको बाहर कर दिया। अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 10-12 इनिंग में बाबर आजम का कंप्लीट फेलियर है, वो एक भी 50 करने में नाकाम रहे हैं। उनकी जगह भी चाहिए था और रहरा या कामरान गुलाम या किसी भी यंगस्टर को चांस देना चाहिए था, क्योंकि बांग्लादेश की एक निस्बतन वीक टीम पाकिस्तान के टूर पर होम सीरीज खेलने के लिए आई थी, तो वो भी ड्रा बनता था। फिर जो आपके कैप्टन शान मसूद है, उनका 24 इनिंग में फेलियर है। 24 इनिंग में वो 13 या 14 रन की एक बिल्कुल ही ऑर्डिनरी एवरेज के साथ पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की किसी भी टेस्ट टीम में कोई भी प्लेयर 13 या 14 रन की एवरेज से 24 इनिंग में सिलेक्ट हो सकता है, मगर वहां पर ये कप्तानी कर रहा है। तो जब वो दो टीम के अंदर और शाहीन अफरीदी को निकाला, तो फिर उसके दिमाग में ये चीज आएगी कि मुझे क्यों निकाला, या तो आप सबके लिए बराबर एक ग्राउंड रखें। फिर दूसरी जो आपने नसीम शाह की बात की है, नसीम शाह का प्रॉब्लम ये है कि वो भी लिगामेंट जो उनका रोटेटर कफ टीयर हुआ था, उसके बाद वो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस उनका भी कंप्लीट नहीं हुआ। उनको आप अगर आप कीनली वॉच करें तो वो अभी तक थ्रो पूरी नहीं फेंक सकते। वो अपना जो एक 146-147 तक वो बॉलिंग एक रिदम के साथ किया करते थे, वो भी वो खो चुके हैं। वो अब ज्यादातर बॉल को एयर में छोड़ते हैं और जो पिच है उसका एडवांटेज लेते हैं, बजाय कि वो जो शोल्डर की स्ट्रेंथ थी वो उनकी बहुत ज्यादा 50% वो कम हो चुकी है। और इस वजह से फिर उनकी जो फिटनेस है उस पर भी क्वेश्चन मार्क आता है कि वो 1 या 2 ओवर करने के बाद जिस तरीके से वो अपना वो उनका सांस वगैरह फूल रही होती है, तो वो भी एक लंबा फिक्रिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी, वो कहते हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से अगर हम पास में बात करें या मौजूदा, बिल्कुल भी अलाइन नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमारे फास्ट बॉलर मुसलसल ना सिर्फ इंजरी का शिकार हो रहे हैं बल्कि रीहैब के बाद भी उनकी परफॉर्मेंस से मज़ीद डिक्लाइन आ रहा है। रऊफ, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब रावलपिंडी टेस्ट, जिसमें आज पहला रोज़ बारिश की नज़र हो गया, पाकिस्तान को हर हाल में यहाँ पे नतीजा फोर्स करना है, अपनी प्राइड भी बचानी है, टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट भी बचाने हैं और साथ में सीरीज भी बचानी है, जिसमें किसी एक खिलाड़ी को बाहर नसीम बैठेंगे या मोहम्मद अली बैठेंगे या फिर इसके साथ साथ जो है वो खुर्रम शहजाद या फिर आपके पास जो नसीम शाह हैं, आपके ख्याल में किसको रेस्ट करवाना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए एक डिफिकल्ट चॉइस होगी, क्योंकि असल प्रॉब्लम है पाकिस्तान का नंबर 7 पोजीशन है। आपने देखा कि जो मेहदी है उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग भी की और बॉलिंग भी की बांग्लादेश से नंबर 7 पे, वो एक डेफिनेट चॉइस होंगे। और पाकिस्तान के लिए पिक करना इसलिए मुश्किल है कि पाकिस्तान के नंबर 7 पे सलमान अली आ गए हैं, जिनसे ना बॉलिंग हुई है ना बैटिंग हुई है। तो अब पाकिस्तान अगर कोई फास्ट बॉलर ड्रॉप करता है तो फिर, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है, आप इसमें इन द एयर भी मॉइस्चर आ चुका है। पहले जो इन्होंने फॉल्ट किया था, स्पिनर नहीं खिलाया, वो तो ठीक है, अगस्त के महीने में आपको हर सूरत में, क्योंकि जब बिल्कुल फ्लैट पिची हो जाती है और गर्मी पड़ती है तो आपका एक स्पिनर डेफिनेट बनता है। रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम तफसीली बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान ने 12 रुकनी टीम तो अनाउंस कर दी, लेकिन आज पहला रोज़ बारिश की जो है वो नज़र हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम बढ़ गई, क्योंकि अब 4 रोज़ के अंदर न सिर्फ पाकिस्तान को कारकर्दगी अच्छी दिखानी है बल्कि नतीजा भी फोर्स करना है। और साथ साथ ये भी हमें याद रखना है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की टीम 8वें पॉइंट पे मौजूद है। आपसे आखिरी सवाल रऊफ के आमिर जमाल टेस्ट स्क्वाड में सिलेक्ट हुए, पाकिस्तान के साथ ट्रेनिंग की, उसके बाद प्रेस रिलीज आया पीसीबी का अपना प्रेस रिलीज, मैंने नहीं निकाला, आपने नहीं बोला कि जी वो दोनों टेस्ट मैचेस से बाहर हो गए, इधर हम टेस्ट मैच हारे, वो वापस बुला लिए गए।
अब कल जब 12 की टीम अनाउंस हुई तो उसमें पता चला कि अभी तक वो मुकम्मल तौर पे फिट नहीं हुए। अब आमिर जमाल की जो परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया में ऐसा ऑलराउंडर अगर आपको नजर आ जाए जो ऑस्ट्रेलिया में जाके 18 विकेटें ले, 200 रन बनाए, उसकी क्या कमाल किस्म की केयर हो रही होती। इस वक्त उसको सबसे कहते हैं ना बिल्कुल एक एसेट की तरह संभाला जा रहा होता है। ये हमारे यहाँ वही मामला, इन आउट, हमें उसकी इंजरी का नहीं पता अब तक। जी राहुल, देखिए मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब बाकी दुनिया की कंट्रीज अपने जो ऑलराउंडर्स हैं या अच्छे बॉलर्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, उनको वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, तो उनको इस काबिल बना रहे होते हैं कि वो टेस्ट या वनडे या T20 में उनके लिए परफॉर्मेंसेस कर सकें, तो हम अपने जो प्लेयर्स हैं उनको जाया कर रहे होते हैं। किसी को हम कह रहे हैं कि इसको एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, किसी का फिटनेस का इशू निकल आता है, किसी की परफॉर्मेंस। जी अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद है। कोई टेक्निकल वजह है मेरे ख्याल में जिसकी वजह से हमारा राब्ता बार बार उनसे मुनक़ता हो रहा है कि उनकी पॉइंट्स आपने सुन लिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने एक्सप्लेन किए, खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की बॉलिंग के हवाले से। इंशाल्लाह रऊफ को दोबारा प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे मैच के दौरान और उससे तफसीली बात करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर एक और कोच हमारे साथ मोहम्मद हारून मौजूद होंगे, पाकिस्तान के फॉर्मर जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता हैं, 4 लेवल 4 कर चुके हैं, दुनिया भर में कोचिंग कर चुके हैं, डायरेक्टर रहे हैं, हेड कोच रहे हैं। उनका पाकिस्तान क्रिकेट में जो ये मसाइल आए हैं, क्योंकि ये सीधी शिकस्त नहीं है सिर्फ कि हमें ऑस्ट्रेलिया हरा रहा है, इंग्लैंड हरा रहा है, हमारे फास्ट बॉलर इंजर्ड हो रहे हैं, हमारे पास बैकअप्स नहीं हैं, ये पूरा कोचिंग का ही एक सवाल बनता है। इस हवाले तफसीली बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ का दूसरा टेस्ट है, उसके पहले रोज़ का खेल तो मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन खबर जिसने इस वक्त पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को अपनी जो है तवज्जो का मरकज़ बनाया हुआ है वो है शाहीन शाह अफरीदी का ड्रॉप होना। यकीन तौर पर उनकी परफॉर्मेंस में भी डिप आया, लेकिन असल बात यह है कि क्या हमारे पास उनकी रिप्लेसमेंट है। दूसरा अहम सवाल कि शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह लग रहा था आज से 2-3 साल पहले कि एक बहुत बड़े वर्ल्ड क्लास बॉलर बनेंगे, बट ऐसा क्या हुआ कि वो उस प्रॉमिस तक, हालांकि बार बार उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ग्लिम्पसेस ज़रूर दिखाए हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी जो पैट कमिंस के पास है, जो कि मिचेल स्टार्क के पास है, जसप्रीत बुमराह के पास है, ट्रेंट बोल्ट के पास है, शाहीन शाह अफरीदी इतना टैलेंट होने के बावजूद उस मयार तक क्यों नहीं पहुंच सके। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हारून, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से लेवल 4 के एक्सपर्ट कोच हैं, इसी तरह दुनिया के 3 ममालिक में कोचिंग कर चुके हैं, इस वक्त भी इंग्लैंड में अपनी एकेडमी रन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेक्निकल मालूमात रखते हैं। हारून साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यकीन तौर पर सर शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस पर ड्रॉप होने के बाद 2 तरह के बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि क्या उनकी परफॉर्मेंस वाकई इतनी ख़राब थी उन्हें ड्रॉप किया जाए, लेकिन ये बिल्कुल अलग पहलू है। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, बीइंग अ लेवल 4 कोच, आप कोचिंग को समझते हैं, शाहीन शाह अफरीदी वंस यानी कि 3 साल पहले एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर की तरह उनकी एक परफॉर्मेंस थी। Who can forget that spell against India in the World Cup? वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन लाइन को उन्होंने तबाह किया, लेकिन फिर क्या हुआ ऐसा उनकी इंजरी। अभी रऊफ मेरे साथ मौजूद थे, वो बात कर रहे थे कि उनकी जो अलाइनमेंट है, नी बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो उनकी बॉलिंग में इस्तेमाल होती थी, लेकिन फिर बायो मैकेनिक्स का मामला भी आता है। हारून भाई, व्हाट्स रॉन्ग विद शाहीन शाह अफरीदी एज अ फास्ट बॉलर, स्पेशली आफ्टर इंजरी? ही नेवर लुक लाइक अ फास्ट बॉलर जो कि हमें 3 साल पहले दिखाई देते थे। जी देखें, शाहीन जो है ना वाइट बॉल के साथ तो बड़ा सक्सेसफुल था। वाइट बॉल की क्रिकेट, स्पेशली T20 की क्रिकेट जो ना, उसमें जो आपकी गुड बॉलिंग की डेफिनेशन है ना, वो टोटली डिफरेंट है रेड बॉल की क्रिकेट से, जहाँ पे आपने बैट्समैन को आउट करना होता है, जहाँ बैट्समैन आपको विकेट खुद नहीं देता। तो वाइट बॉल क्रिकेट में शाहीन वाज वेरी सक्सेसफुल। जैसे आपने कहा कि उसकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हुई, इंडिया के खिलाफ भी अच्छी हुई, लेकिन जब आप रेड बॉल में आते हैं तो रेड बॉल की जो लाइन एंड लेंथ है वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, उसमें आपको बैट्समैन को यू हैव टू बी, आपको थोड़ा ब्रेन यूज करके और थोड़ा क्लेवर होके आपको आउट करना पड़ता है बैट्समैन को। सही। लेकिन आप देखें, अगर वाइट बॉल जो है शाहीन का, स्पेशली फर्स्ट ओवर जो होता था इसका T20 में, इट वाज डेडली, वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट ओवर जो करता था, पहली दूसरी या तीसरी बॉल पे ही आउट कर देता था। बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर ये क्योंकि एक मखसूस एरिया से जाके वो आउट करता था, तो जाहिर है अभी जिस लेवल पे क्रिकेट जा रही है, कोचेस जो हैं वो पिकअप कर लेते हैं वीकनेसेस को ना दूसरे प्लेयर की। तो अभी वहां पे जब वाइट बॉल में भी ये क्रिकेट जब बॉलिंग करता है उसी एरिया में, तो अब वहां से इसको चौके लग रहे थे अभी जो अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ है। सही। तो इसलिए हमें अहेड ऑफ टाइम होना चाहिए, जो कोचेस काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा वर्कआउट अपोजिशन के साथ करके
तो फिर प्लेयर के साथ काम करना चाहिए। अब जहाँ पे इसकी इंजरी के बाद डिक्लाइन का जाहिर है ताल्लुक आया है, जी जी शाहीन मेरा नहीं ख्याल कभी भी ऐसा जिस तरीके से वाइट बॉल का बॉलर था, कभी भी उसने आपको प्रूव किया है रेड बॉल क्रिकेट में। जी जी रेड बॉल में एक तो इसका बॉल उतना स्विंग नहीं होता, और अगर स्विंग होता भी है तो बहुत बाहर से होता है। जिस जगह पे आपको क्लोज ऑफ द बैट्समैन या क्लोज ऑफ द ऑफ स्टंप बॉल करने चाहिए, वहां पे शाहीन कंसिस्टेंसी के साथ बॉल नहीं कर सकता, और उसका ताल्लुक इंजरी से भी हो सकता है, उसका ताल्लुक मोटिवेशन से भी हो सकता है। जैसे रिसेंटली उसको कप्तानी में उसको लाया गया पहले, फिर उसको हटाया गया। ठीक। अब वो भी एक फैक्टर जाहिर है हारून भाई, शामिल है कप्तानी वाले इसमें, मामले पे सारी मैं आऊंगा, चीजों में। वो आपने बड़ा की फैक्टर एक बताया, चूंकि आप कोच हैं, आप प्लेयरों की साइको को समझते हैं। लेकिन सर फिर हमारे क्या कर रहे हैं, हमारी जो रिहैब करने वाले जो हमारे फिजियोज हैं, डॉक्टर्स हैं, कोचेस हैं, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, इनका क्या रोल था? शाहीन जो इतना ज़बरदस्त फास्ट बॉलर, अगेन उनका ड्रॉप होना शायद कोई फ़ख्र की बात नहीं है, ये हमारे पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान है कि कितना ज़बरदस्त पोटेंशियल का फास्ट बॉलर। मुझे याद है हारून भाई, आप इंग्लैंड में बैठे हैं, एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने जब डेब्यू किया तो वो किस लेवल पर थे, और उन्होंने अपनी पीक, वो एशेज जो ऑस्ट्रेलिया को जितवाई, वो किस पीक तक गए। इसी तरह बहुत सारे इंग्लैंड के फास्ट बॉलर, स्टुअर्ट ब्रॉड देख लें, जेम एंडरसन देख लें, अभी वोक्स हैं, वुड हैं, जोफ्रा आर्चर जब वापस आए, ही द सेम जोफ्रा आर्चर जिसने 2019 का वर्ल्ड कप जितवाया था। तो शाहीन अकेले की तो जिम्मेदारी नहीं थी ना सर ये सब? देखें, ये तो ये तो ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान में जो काम होता है वो प्लेयरों के जो अपना इश्यूज है उनको एड्रेस नहीं किया जाता। बेशक वो टेक्निकल इश्यूज हैं, फिजिकल इश्यूज हैं, मेंटल इश्यूज हैं या मोटिवेशनल इश्यूज हैं। हमारा एक तो बहुत बड़ा मसला ये है कि जब भी कोई प्लेयर स्टार बनता है, बोर्ड से वो मैनेज ही नहीं होता। वो कभी उसको प्लेयर पावर कहना शुरू कर देते हैं, कभी उसको बैड कोचिंग कहना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बिगर मसला है जिसमें बोर्ड में क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं होती, तो इसलिए ये इश्यूज भी आती हैं। लेकिन जो शाहीन के साथ अभी आपने जो जिक्र किया ना इसकी फिटनेस के साथ, जी जी सर, इसका डेफिनेटली ये लैक है। जो स्टाफ इसके साथ काम कर रहा है उनको ऐसे होना नहीं देने चाहिए था। ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने हेड कोच की बात सुनी है गिलेस्पी की, उसने तो ये कहा है कि क्योंकि उसका जाहिर है वो बाप बना है, तो इसलिए उसको रेस्ट दे रहे हैं। लेकिन आई कैन फील कि जब वो ऐसे नहीं हो सकता कि वो अभी रिसेंटली वो मैच तो खेला ना पिछला, बिल्कुल। तो और हारून भाई, मैं आपको ये बता दूं, मैंने रीचेक किया ताकि आपसे जब बात करूं पूरी मुझे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो। ही स्टिल विद द टीम, वो वापस नहीं गए हैं। ये बड़ी एक स्ट्रेंज बात है वैसे ना, ये ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक प्लेयर को पता होता है कि उसने वर्क करके, हार्ड वर्क करके 18 में आना है, 18 के बाद 14 में आना है, 14 के बाद 11 में आना है, यू डोंट गिव एनी प्लेस टू समवन फॉर ग्रांटेड, और किसी से आप ये प्लेस आसानी से ले भी नहीं सकते। अब वो टीम के साथ क्या कर रहा है, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस। जब वो ही इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11, तो फिर जाहिर है उसको आपने रेस्ट देना, तो फिर रेस्ट दें, जाके अपने घर में अपने बेटे के साथ, फैमिली के साथ टाइम गुजारे। आपने उसकी जगह किसी और को चांस देते लड़के को, जो कि सिर्फ बाहर बैठ के काफी कुछ ड्रेसिंग रूम का माहौल सीखता, सही, और उसके लिए कोई लर्निंग होती है। चले हारून भाई, अब व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चलें, हमें इतना बड़ा टैलेंट नजर आ रहा है। नसीम शाह भी वैसे बाय द वे इसी लाइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसा ना करे कि उनको भी हमें ड्रॉप करना पड़े, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन क्या हैं। लेकिन शाहीन जिस फेज से गुजर रहे हैं हारून भाई, नौ अब करना क्या है? कोचेस ने, खुद शाहीन ने, कैप्टन भी अंडर प्रेशर है, शान मसूद, आपने क्रिकेट इन्फो पर आर्टिकल देख लिया होगा, उनकी तो अपनी प्लेस जो है वो इस वक्त अंडर स्क्रूटनी है। अनफॉर्चुनेटली रिजवान के अलावा इवन बाबर आजम भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी टीम का एनवायरनमेंट ऐसा है जैसे कि 4-5 स्टार प्लेयर्स होते हैं ना, वो एक प्लेयर को संभाल लेते हैं, और ऐसे प्लेयर से कवर भी हो जाता है। हमने माजी में देखा जब वसीम, वकार, शुएब और ये सब एक साथ खेला करते थे, एक आध की फॉर्म जाती थी तो कभी कोई ड्रॉप नहीं होता था, बिकॉज सब उसको कवर कर लेते थे। अब पूरी टीम का माहौल भी सर इसमें फैक्टर बन रहा है कि कोई एक भी सिवाय रिजवान के अलावा टॉप परफॉर्मर नहीं है। इवन बाबर अनफॉर्चुनेटली स्ट्रगलिंग। देखें, ये टीम का जो माहौल बना हुआ ना, इसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट आया ना, वो ऊपर की मैनेजमेंट चेंज से आता है। ओके सर। ये लड़के जो हैं, ये जाहिर है प्रोफेशनल है, इनको प्रोफेशनल के तरीके से ही खेलना चाहिए। लेकिन आप जब कोच का काम कप्तान को दे देंगे करने का, आप कप्तान की से अगर लड़कों को 14 में लाने की, 18 में लाने की हो जाएगी, तो वो दैट क्रिएट्स अ ग्रुपिंग इटसेल्फ। मेरे ख्याल में जो
जो रोल है ना सिलेक्शन कमेटी का, कोच का और कप्तान का, जी जी पाकिस्तान की क्रिकेट में वो डिफाइन नहीं है सही से। वो इंक्रोचमेंट है, वो उधर से इंक्रोचमेंट उस रोल में होती है, उधर से इंक्रोचमेंट उस रोल से होती है। मेरे ख्याल में कप्तान का रोल जो है ना 14 या 18 प्लेयरों की सिलेक्शन में नहीं होना चाहिए। हाँ, उसकी हल्की सी से जरूर हो, लेकिन उसका ऐसा रोल नहीं होना चाहिए। उसकी वजह पता है क्या है कि कप्तान ने 11 लड़कों की परफॉर्मेंस को बेस्ट पॉसिबल वे में करवाना है ग्राउंड में। ठीक है जब आप सर। कप्तान के साथ इन्वॉल्व होकर टीम सेलेक्ट करेंगे ना, यू आर अंडरमाइनिंग द सिलेक्शन कमेटी, यू आर अंडरमाइनिंग द हेड कोच, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कप्तान आप देख लें, जब आप हेड कोच को लाते हैं या सिलेक्शन कमेटी, वो एक पूरे वर्क के साथ प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं, पूरी उनकी आई होती है डोमेस्टिक में। हेड कोच का एक एक्सपीरियंस होता है मैनेजमेंट करने का प्लेयरों को, और जब आप कप्तान को इन चीजों में सिलेक्शन में डाल देंगे, वो उसका एरिया नहीं है सही। वो आप रिकमेंडेशन उसकी ले सकते हैं, लेकिन वो जाहिर है एक हारून भाई, कप्तान की अगर खुद टीम में जगह ही क्वेश्चन पर है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जैसे 24-28 रन का एवरेज है, तो फिर किस तरह से कप्तान इस चीज़ को ओवरटेक करेगा? ये भी तो प्रॉब्लम आ रही है ना, जो कि अभी हमारे यहाँ व्हाइट बॉल की कैप्टनसी के भाई हारून भाई आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है, और अभी हमें अब तक नहीं पता कि हमारा कैप्टन कौन है। दिस इज द अनसर्टेनिटी वी आर लिविंग राइट नाउ इन पाकिस्तान क्रिकेट। देखें, शान मसूद को कप्तान बना देना मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात है। The guy hasn't established himself as a automatic choice to be part of the 11s। जी सर ना टेस्ट में तो पता नहीं क्यों डिसीजन होते हैं। प्लेयर जो कप्तान आप बनाते हैं, सबसे पहला जो क्राइटेरिया ना, उसकी ऑटोमेटिक परमानेंट प्लेस होनी चाहिए टीम में। बिल्कुल ठीक। अगर वो प्लेस नहीं है, आप कप्तान बना देंगे, आपकी बाकी टीम का इफेक्ट आता है उस पर। आप क्या समझते हैं, आप किसी को भी कप्तान बना देंगे, बाकी टीम पे इफेक्ट नहीं आएगा उस पर। लड़कों को पता है द गाय हैजंट प्रूव्ड हिमसेल्फ, ठीक, वो अच्छा प्लेयर है, काउंटी में अच्छी परफॉर्मेंस करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे नहीं हो रही परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में, और आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक बर्डन डाल रहे हैं कप्तानी का। इट्स नॉट फेयर ऑन शान मसूद, एंड इट्स डेफिनेटली नॉट फेयर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है सर, पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं हारून भाई। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर मैं करूंगा कि अब बांग्लादेश नहीं हराया था इंग्लैंड को 2015 के वर्ल्ड कप में, लेकिन इंग्लैंड ने उसके बाद क्या सबक सीखा कि 2019 में वर्ल्ड कप जीत के दिखाया। बेसबॉल एक मॉडर्न डे क्रिकेट की बुनियाद रखी। हम भी मुसलसल छोटी टीमों से हार रहे हैं, बट क्या हमारा रिएक्शन ठीक है? क्या हम रेमेडी की तरफ जा रहे हैं, या ये चैंपियंस कप और जो बहुत सारे मेंटोर्स लाने की बातें हो रही हैं, इससे क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा होगा, या सिर्फ ये एक इकदामात की हद तक की बात है? डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद। बात करें जनाब मोहम्मद हारून से, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और लेवल 4 कोर्स किया हुआ है जनाब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से, और इस वक्त वहाँ अपनी अकेडमी चला रहे हैं। हारून भाई, 2015 में इंग्लैंड को एक ऐसी शिकस्त का सामना करना पड़ा बांग्लादेश से वर्ल्ड कप के अंदर, जिसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट की बुनियादें हिल गई और उन्होंने फिर वो चेंजेस किए जिसके बाद वो ट्रेंड सेटर बने। चाहे वो बेसबॉल हो, मॉडर्न डे क्रिकेट की उन्होंने एक बुनियाद रखी, और फिर उसके बाद दोनों वर्ल्ड कप भी जीते। हमारी क्या इस पर अप्रोच है? जो हम चैंपियंस कप ला रहे हैं, 5 मेंटोर्स हमने रख लिए हैं। अभी अहमद शहजाद का ट्वीट आया, बोलते हैं मैं खेलना ही नहीं चाहता। कुछ खबरें ये हैं कि कुछ लोग शेख मलिक के अंडर नहीं खेलना चाहते, तो कंट्रोवर्सी ऑलरेडी बन चुकी हुई है। लेकिन अप्रोच ठीक है, ये चैंपियंस कप की 150 प्लेयर्स जमा करके जिस तरह से एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है, पूल को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये मसले का हल है? देखें, पीसीबी की अप्रोच जो है ना, वो तो पिछले काफी सालों से जब तक हमारी मेमोरी जाती है, उस वक्त से अप्रोच तो सेम ही है कि आप लॉन्ग टर्म कुछ आप सोचते नहीं हैं। बाकी टीमें जो हैं दुनिया की, वो देखें, अब अफगानिस्तान से भी आप मैच ऐसे खेलते हैं कि जैसे हार ना जाए। बांग्लादेश ने आपको टेस्ट मैच आपके होम में हरा दिया जी। इंग्लैंड की टीम कभी भी पाकिस्तान में नहीं जीती थी, आपसे वो जीत के चलेगी थी, जब न्यूजीलैंड जीत के चलेगी आपसे। तो कुछ ना कुछ तो खराबी है, और खराबी पता किस चीज में, अप्रोच में है। मॉडर्नाइजेशन को रेजिस्ट करना है। हमारी जो कल्चर में चीजें हैं, एक तो कंटिन्यूटी नहीं है सिस्टम में, और दूसरा ये है कि रिजिड है बहुत ज्यादा। हम लर्न नहीं कर रहे। दूसरे लोग, ये जब एक मुल्क हार और जीत के सिनारियो में इन्वॉल्व होता है ना मैच में, जी सर, वो उनकी क्रिकेट जो है ना, वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर ही नहीं है। आप देख लें, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, और पता ही नहीं होता क्या होने वाला अगले साल। तो ये सिस्टम जब तक मैच्योर नहीं होगा, आप कैसे टॉप प्लेयर्स अपने सिस्टम में से निकाल सकेंगे? और जब वो टॉप प्लेयर सिस्टम में आते हैं,
तो आप उनको मैनेज नहीं कर सकते। और जैसे ही कोई स्टार बनता है आपको वो प्लेयर पावर लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यू गाइस आर नॉट गुड इनफ टू डील विद द स्टार्स। आपको वही लड़के चाहिए जो झुक के आपके सामने चलें, आपको यस सर करें, आपका टीवी पे आके नाम लें, आपकी वाह हो जाए और आप कहें ये सब अच्छा है। लेकिन जैसे ही वो लड़का स्टार बनता है आपको वो बुरा लगना शुरू हो जाता है। सर आपके सवाल से मुझे बाबर आजम ज़हन में आ रहे हैं, जिस तरह की वो बैट्समैन है, जिस तरह उनको पास से 3-4 साल पहले फैबुलस 4 में, हम नहीं कह रहे सर, आप इंग्लैंड में सुनते हैं कभी माइकल अथर्टन, कभी माइकल वॉन, कभी नासिर हुसैन, उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहते रहे। लेकिन फिर हमारे मुल्क में जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर, अनफॉर्चुनेटली मीडिया पर, फिर साबिक क्रिकेटर्स ने जिस तरह की बातें की, वो बाबर आजम भी शाहीन शाह अफरीदी की डगर पे ही अनफॉर्चुनेटली आ गए। कहाँ वो, हालांकि उनकी अभी भी परफॉर्मेंसेज बहुत बड़ी हैं, शाहीन से तो खैर बहुत ज़्यादा बड़ी हैं अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें। बट फिर हमने किया क्या, वही कि हम क्या स्टार बनने नहीं देना चाहते, हमें कोई प्रॉब्लम है स्टार बनने देने से, या हमारे कल्चर का हिस्सा है। बल्कि मेरा तो सर ये सवाल है कि खुदा न खास्ता जावेद मियादाद भी अगर आजकल के दौर में होते तो हमने तो उनको भी शायद लेजेंड नहीं समझना था, और उनके मुतालिक भी कुछ ऐसी बातें हो रही होती। सही कह रहे हैं हम। देखें, एक तो सोशल मीडिया जो ना उसको बेस बना के ये जो जितना एक माहौल बनता है ना, ये एक मॉडर्नाइजेशन में एक खराबी पैदा हुई है। जी जी। अब प्लेयर को थोड़ा सा थिक स्किन होना पड़ेगा। बाबर पिछले काफी सालों से बाबर के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में आए क्या है? बिल्कुल ठीक। बाकी लड़के एक आध मैच में परफॉर्म करने वाले लड़के हैं। जिस लड़के ने अपने आप को प्रूव किया ना ऑल 3 फॉर्मेट्स में, बिल्कुल ठीक, ठीक है, वो एक ही नाम है बाबर आजम। हाँ, रिजवान ने भी अच्छा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। उससे पहले सरफराज ने कप्तानी अच्छी की थी, लेकिन आपने क्या किया इन सब लड़कों के साथ? आपने इनको मैनेज ही सही नहीं किया। अब वही लड़के जो स्टार थे, हो सकता है डीप इनसाइड वो फील कर रहे हो यार हमें तो निकाल ना देंगे ये, ठीक है, तो ये तो बहुत बुरी बात है। आपको स्टार का ख्याल रखना चाहिए। या तो सर प्लेयर पावर होती है या बोर्ड पावर होती है, इसी के बीच हमारी क्रिकेट चलेंगे। अरुण भाई बहुत शुक्रिया आपके तज़किए का, इंशाल्लाह फिर आपसे तफसीली किसी दिन बात करेंगे तमाम मौज़ूआत पर। आपके तज़किए का बहुत शुक्रिया। जाते जाते जनाब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इस पर अरशद नदीम की बड़ी हौसला अफजाई हो रही है, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से बड़े बड़े दावे हो रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ स्टार्स हमारे ऐसे भी जो गुमनामी की ज़िंदगी गुजारे, जिनमें नज़ाकत अली हैं, जिन्होंने एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए मेडल जीता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीमारी के बाद बहुत ही कसमा पुरसी की हालत में है। गुलाम मुर्तज़ा की आप रिपोर्ट देखिए। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने दौर में पाकिस्तान के तेज तरीन साइकिलिस्ट तस्वुर किए जाने वाले नजाकत अली उर्फ नज्जा आज अपनी जिंदगी की साइकिल चलाने से भी कासिर हैं। जिन टांगों की बदौलत पाकिस्तान के लिए लातादाद गोल्ड मेडल जीते साबिक इंटरनेशनल साइकिलिस्ट नजाकत अली आज उन्हीं पैरों पर खड़ा होने की सक्कत खो चुका है। शुगर के बाइस एक टांग भी काट दी गई, आंखों में नमी और चेहरे पर पड़ी झुर्रियां शुगर के मर्ज में मुब्तला एथलीट की मुश्किलात बाखूबी बयान कर रही हैं। जब मैं जीतता था हर अफसर मेरे पीछे भी हो, नजा जा रहे हो, महारा लाल जा रहे हो, अब वही नजा चरपाई में पड़ा है, इसको नजे को पूछने का कोई नहीं। नजाकत अली ने 1989 की एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। मुतद्दिद नेशनल गेम्स में पाकिस्तान रेलवे और पाक आर्मी के लिए मेडल्स जीते। साउथ एशियन गेम्स में भी पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। 100 किलोमीटर में मैंने 2 घंटे 19 मिनट पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, मैंने आज भी ब्रेक किया हुआ, अभी तक मेरा रिकॉर्ड चल रहा है। 4 किलोमीटर में मैंने 5 मिनट में लगाई है, अब लड़के वो 4:58 में लगाई है। अपने इलाज से कासिर और पाकिस्तान के लिए लातादाद गोल्ड मेडल जीतने वाला कौमी साइकिलिस्ट आज हुकूमती तवज्जो का मुंतजिर है। कैमरामैन मोहम्मद जलील के साथ गुलाम मुर्तजा, डॉन न्यूज़ लाहौर।